लीनियर प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग को ख़त्म करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एमसीक्यूज मैराथन। आपकी जो ये बुक है मैकमिलियन बुक, इसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड आज की इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करके एंड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, बट बिफोर दैट I would request all of you to please subscribe to our channel JAIB and CAIB Prep for all the upcoming content related to these examinations, and please join the Telegram group using this QR code. Now let's start with the session. सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग रेफर्स टू सेवरल related mathematical techniques that are used to allocate limited resources among competing demands in an optimal way. इसका मतलब क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग आपकी ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके आप लिमिटेड रिसोर्सेज से ऑप्टिमल सॉल्यूशन बना सकते हैं, ऑप्टिमल वे में उन्हें यूज कर सकते हैं। ये किससे कर सकते हैं? आप लीनियर प्रोग्रामिंग की टेक्निक को यूज करके कर सकते हैं। फॉर obtaining the optimal solution, the problems should be structured in a particular format. एंड वो फॉर्मेट अभी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से फॉर्मेट में हमें अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करना है, कैसे हमें उनके ऊपर कंडीशंस लगानी है, वो हम इसी सेशन में आगे थोड़ी देर में समझेंगे। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स शुड हैव लीनियर कंस्ट्रेंट एंड द डिसीजन मेकर मस्ट बी ट्राइंग टू मैक्सिमाइज सम लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे मैक्सिमाइज के साथ साथ मिनिमाइज भी हो सकता है। जो हमारी टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग में समझने वाले हैं, उनके ऊपर एक लीनियर कंस्ट्रेंट होना चाहिए। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? बाधा। कंस्ट्रेंट का दूसरा मतलब होता है कंडीशन। तो जो हमारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उनके ऊपर एक लीनियर कंडीशन होनी चाहिए और जो डिसीजन हमारा आना चाहिए वो या तो मैक्सिमाइज करने के लिए होना चाहिए किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, या मिनिमाइज करने के लिए होना चाहिए किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तब जाके हम लीनियर प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ सकते हैं एंड उसको कवर कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को अगर आपको फॉर्मुलेट करना है तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, अब हमें वो समझने हैं। सबसे पहला स्टेप है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसे हम एलपीपी कहेंगे अब से, एलपीपी। और अगर लीनियर प्रोग्रामिंग होगा तो उसे हम एलपी लिख देंगे। एलपीपी इज अ मेथड बाय विच अ फंक्शन प्रॉफिट, लॉस, टाइम, कॉस्ट कैन बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू सम कंडीशन। जो आपकी एलपीपी है, ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। कौन सा फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो आपका मिनिमाइज किया जाएगा या मैक्सिमाइज किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सम कंडीशन। द फंक्शन विच हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये मैंने आपको भी बता दिया। एंड द कंडीशंस आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट, ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे बताया था कि कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है? बाधा या फिर कंडीशंस। द वेरिएबल रिलेटेड टू एलपीपी whose values are to be determined are called decision variables। जिन वेरिएबल्स के ऊपर आप अपना एलपीपी को फॉर्म करते हैं एंड उसे सॉल्व करते हैं, उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। अब जो हमारा एलपीपी है, इसे सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। जो आपका मेथड नंबर 1 है उसे हम कहते हैं ग्राफिकल अप्रोच, एंड जो आपका मेथड नंबर 2 है उसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स अप्रोच। लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच को समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स लेने होंगे, तो हम इसका एक एग्जांपल वो करते हैं, ड्रॉ करते हैं, देन वी विल सॉल्व दिस। तो एग्जांपल है हमारे पास कि एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर, उसे 2 शर्ट्स बनानी है। ठीक है, जो आपकी शर्ट ए है वो कहती है कि उसे 4 आवर्स मशीन वर्क चाहिए एंड 3 आवर्स उसे क्या चाहिए? मैन वर्क चाहिए। जो आपकी शर्ट बी है वो कहती है कि मुझे चाहिए 6 आवर्स का मशीन वर्क
एंड 2 आवर्स का मैन वर्क। जो टोटल अवेलेबल मैन आवर्स हैं वो हैं हमारे पास 120, और जो टोटल अवेलेबल मशीन आवर्स हैं वो हैं हमारे पास 180। शर्ट ए को आप शर्ट ए से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं उसे बेच के? ₹100 का। और शर्ट बी को अगर आप बेचेंगे तो आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे ₹90 का। ये क्या है आपका प्रॉफिट। तो आपको क्या करना है? फाइंड द कॉम्बिनेशन वेयर द मैन्युफैक्चरर कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब क्या है इसका? कि मैन्युफैक्चरर है, उसे 2 शर्ट्स बनानी है, 2 टाइप की शर्ट्स बनानी है। जो शर्ट ए है उसे हम 4 आवर्स का मशीन वर्क चाहिए और 3 आवर्स का मैन वर्क चाहिए। जो शर्ट बी है उसे 6 आवर्स का मशीन वर्क चाहिए और 2 आवर्स का मैन वर्क चाहिए। टोटल मैन आवर्स कितने अवेलेबल हैं? 120, और टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल हैं 180। शर्ट ए को आप ₹100 का प्रॉफिट कमा सकते हैं शर्ट ए को बेच के, और शर्ट बी को बेच के आप ₹90 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरर आपसे ये पूछ रहा है कि मैं कितनी शर्ट ए की बनाऊं और कितनी शर्ट बी की बनाऊं जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हमें क्या बनाना है? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं आएगा यहाँ पे, मैक्सिमाइज जेड। जो हमारा फंक्शन है उसे हम जेड से डिनोट करते हैं, और वो हमारा क्या है? शर्ट ए को बेच के आपके पास कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 100 का, यानी 100। लेट सपोज हम जो शर्ट ए हैं वो एक्स बना रहे हैं, और शर्ट बी को बेच के हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 90 का। लेट सपोज हम टोटल बी की शर्ट्स वाई बना रहे हैं, तो 90 वाई, यानी ये हमारा टोटल प्रॉफिट बन जाएगा, और इसे हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज। अब हम कुछ कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में। कंस्ट्रेंट्स, वो कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं? पहला कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास? मशीन आवर्स का। टोटल हमारे पास कितने मशीन आवर्स अवेलेबल हैं? 180। तो जो हम मशीन आवर्स लगाएंगे वो या तो कम होने चाहिए 180 से, या 180 के इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास साइन कौन सा लगेगा? लेस देन और इक्वल टू 180। और हम मशीन आवर्स यूज़ कितने करेंगे? तो देखिए, शर्ट ए को कितने मशीन आवर्स चाहिए? शर्ट ए को मशीन आवर्स चाहिए आपके 4। तो यानी अगर हम टोटल जो मशीन आवर्स लगेंगे टोटल ए की शर्ट में वो 4x लगेंगे, और शर्ट बी में कितने मशीन आवर्स चाहिए हमें? 6। तो यानी ये कितना हो जाएगा? 6y। 4x प्लस 6y इज लेस देन और इक्वल टू 180। जो सेकंड आपका कंस्ट्रेंट बनेगा वो मैन आवर्स पे बनेगा। मैन आवर्स आपके पास टोटल कितने अवेलेबल हैं? 120। तो ये क्या आ जाएगा? इज लेस देन और इक्वल टू 120। अब मैन आवर्स आपके मशीन ए को कितने चाहिए? उसे चाहिए 3। उसे कितने चाहिए? 3। तो यानी ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3x प्लस जो आपकी शर्ट बी है उसे कितने मैन आवर्स चाहिए? 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2y। ये आपके पास बन गई 2 इक्वेशंस। नेक्स्ट जो आपकी इक्वेशन है वो एक अजम्पशन है, क्या? कि x और y इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये अजम्पशन कैसे है? क्योंकि जो आप शर्ट्स बनाएंगे या तो वो 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। क्या नेगेटिव शर्ट्स बन सकती हैं? नहीं बन सकती। इसलिए x एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये दोनों 0 से बड़े हैं, यानी जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किस में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। वो किस में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। इसका सिर्फ इतना सा रोल है, इन लाइंस का सिर्फ इतना सा रोल है कि जो हमारा ग्राफ है वो किस में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करें तो देखिए, अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2
इज लेस देन और इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपकी क्या बन गई, 4x डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 2x। 3y, सॉरी 6y था यहाँ पे, 6y डिवाइडेड बाई 2 हो गया आपका 3y, इज लेस देन और इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 90। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 आपकी ये है, इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास ग्राफ है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। तो हम पहले इसी इक्वेशन को लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 90 मानते हैं इसे हम एक बार के लिए। अगर हम x में ज़ीरो रखें, अगर हम x में ज़ीरो रखें तो 2 इंटू ज़ीरो प्लस 3y इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ज़ीरो, क्योंकि 2 इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 90। इससे हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 90/3, जो कि होता है 30 के। तो अगर आपका x कितना है, x अगर आपका है ज़ीरो, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। तो एक काम करते हैं, इसे ये जो 5 लिखा है ना, हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को प्योरली कर पाएँ। इसे 5 हटा देते हैं यहाँ से, इसे 10 हटा देते हैं, सिमिलरली यहाँ से 5 हटा देते हैं और 10 हटा देते हैं। क्योंकि आपका ये x और y ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपका ओरिजिन बन जाएगा और ये आपका जो है ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आपके जो बाकी के क्वाड्रेंट्स हैं उनकी कोई नीड ही नहीं है। तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अपना डेटा को प्लॉट करने वाले हैं। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें इसे डिफाइन करना पड़ेगा ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाएँ, तो हम मान लेते हैं ये है आपका 2, ये है 4। नहीं, यहीं पे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा डेटा क्योंकि हमें 30 पे चाहिए, राइट। तो हम करते हैं, इरेज पे जाएंगे फिर से। हम मान लेते हैं कि जो आपका एक ये क्यूब है, एक ये जो यूनिट है, ये इक्वल्स है आपके 5 के। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। सिमिलरली आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। अब देखिए, अगर आपका x क्या था, हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा, अगर आपका x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 30। तो देखिए यहाँ पे हम इसे प्लॉट करेंगे। अगर हमारा जस्ट अ सेकेंड, ओके, अगर हमारा x 0 है तो y कितना है, 30। तो आपका पहला पॉइंट बन गया ये। दूसरा पॉइंट आपका क्या बनेगा इस इक्वेशन में, अगर y की वैल्यू 0 है, अगर क्या है, y की वैल्यू 0 है, ये आपका पहला बन गया। अगर इस 3x, सॉरी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 90 में अगर y की वैल्यू 0 होगी तो क्या बन गया, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 90। इट इम्प्लाइज दैट 2x, 3 इंटू 0 कितना होता है, 0, 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 90। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 90/2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 45। अगर y की वैल्यू 0 है, अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 45। अब हम इन दोनों लाइंस को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों लाइंस को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। अब देखिए, ये लाइन हमसे क्या कह रही है कि एक्चुअल में तो ये लाइन ये डिनोट कर रही थी ना कि 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 90। अब इसका मतलब क्या, अगर ये लेस देन और इक्वल टू 90 है तो जो आपकी ग्राफ की शेडिंग होनी चाहिए वो किस तरफ होनी चाहिए, ओरिजिन की तरफ। तो ग्राफ की जो हमारी शेडिंग होगी वो इसके ओरिजिन की तरफ होगी। वो ओरिजिन की तरफ क्यों होगी, क्योंकि साइन किसका लगा है, लेस देन और इक्वल टू। साइन किसका लगा है, लेस देन और इक्वल टू। इसे मैं थोड़ा सा एक ही तरफ बता देता हूँ। तो जो हमारी शेडिंग होगी ओरिजिन की, जो शेडिंग होगी लाइन की, वो किस तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। तो हम इसको एक ही लाइन से बता देते हैं कि हमारी शेडिंग इस तरफ हो रही है। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को हम यहीं साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120। तो यहाँ पे आप देखें क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 2y, यही है, हाँ जी यही है। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120।
अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो गया, 3 × 0 + 2y = 120। इससे क्या निकल कर आएगा, 2y = 120। इसका मतलब है y = 60। अब अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। इसे अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो यहाँ तो बहुत आगे निकल जाएगा ये ग्राफ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे 0 है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो आपका यहाँ पे अगर 50 बनेगा या 55 बनेगा तो ये 60 बनेगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे डेटा निकलेगा। उसके बाद अगर हम माने कि यहाँ पे y 0 है, अगर हम क्या माने कि यहाँ पर y 0 है, उस केस में क्या होगा, 3x + 2 × 0 = 120। इट इम्प्लाइज दैट 3x = 120। इससे हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 120 डिवाइडेड बाई 3, वो कितना होता है 40। x की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आएगी। कब, अगर आपका y 0 है, वो कितना है यहाँ पे 40 हो गया। अब हम इन दोनों लाइनों को जोड़ देंगे। अब इनकी शेडिंग भी किस तरफ हो रही है, इनकी शेडिंग भी इस तरफ हो रही है। तो अब हमारे पास कॉमन एरिया देखना है हमें। तो देखिए, इस पूरी लाइन की शेडिंग इस तरफ हो रही है, इस पूरी लाइन की शेडिंग भी इस तरफ हो रही है, लेकिन जो कॉमन शेडिंग हो रही है वो इस वाले एरिया की हो रही है, जिसे अब मैं पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ। इस वाले एरिया की शेडिंग कॉमन हो रही है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। इसी एरिया में आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब देखिए हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं जिनसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जो आपका पहला पॉइंट है इस शेडिंग एरिया का, वो क्या है, 0, 30। वो क्या है आपका पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है आपका 0, 30, जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 30 है। जो दूसरा पॉइंट आपका यहाँ से निकल कर आ रहा है, क्योंकि हम पॉइंट्स को पकड़ते हैं, जहाँ पे शेडिंग हो रही है हम उसके पॉइंट्स को पकड़ते हैं। दूसरा पॉइंट जो आ रहा है आपका वो निकल कर आ रहा है 0, 40, नहीं सॉरी 40, 0 आ रहा है वो आपका, x की वैल्यू 40 है वहाँ पे, 40, 0। एंड जो आपका एक और ऑप्शन आ रहा है, वो ऑप्शन कहाँ आ रहा है, जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यानी तीसरा पॉइंट आपका कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है आपकी 2x + 3y = 90, 2x + 3y = 90। और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 120। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को इसमें हम इसे इधर भेज देते हैं, तो यानी 3x = 120 - 2y। हम इसे राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये प्लस से माइनस बन जाएगा। तो इससे हम क्या सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 120 - 2y डिवाइडेड बाय 3। इससे हमें x की वैल्यू मिल गई, इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 × x की वैल्यू कितनी है, 120 - 2y डिवाइडेड बाय 3। अब ये किसके प्लस में 3y है = क्या है, 90 है। तो देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, अगर हम इस 2 को अंदर भेजेंगे तो इस 2 को हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना होगा आपका 240 - 4y डिवाइडेड बाय 3 + 3y = 90। इट इम्प्लाइज दैट इस 3 को अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना बनेगा, 240 - 4y प्लस 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा आपका 9y डिवाइडेड बाय 3 = 90। अब इस 9 को आप करेंगे, 3 को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका कितना बन गया, 240 - 4y प्लस 9y, ये आपका बन जाएगा प्लस का 5y = 3 × 9 होता है 227, पीछे का 0 लेंगे तो 270। तो इससे 5y की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 270 माइनस 240, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 माइनस 270 माइनस 240 कितना होता है 30 डिवाइडेड बाय 5। तो इससे आपके y की वैल्यू आ गई 6। अब इस y की वैल्यू को आप 6 को अगर इसमें डालेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी आएगी, 6 × 2 होता है 12, 120 माइनस 12, 120 माइनस 12 होता है आपके पास 108। 108 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 108 डिवाइडेड बाय 3 आपका बनेगा 36। एक्स की वैल्यू, एक आपका लास्ट ऑप्शन है 36, अब इससे हम अपना सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या मैक्सिमाइज करना था, हमें मैक्सिमाइज करना था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेके आएंगे अब सीधा,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने यहाँ पे बनाया था, ये है z इज इक्वल्स टू 100x प्लस 90y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा 100x प्लस 90y। अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो 100 इंटू जीरो प्लस एंड y की वैल्यू 30 है, 90 इंटू 30। तो ये कितना बन जाएगा आपका 2700। x की वैल्यू अगर 40 है तो 100 इंटू 40 और y की वैल्यू कितनी है 0, 90 इंटू 0। ये कितना बन जाएगा आपका 100 इंटू 40 कितना होगा 4000 प्लस 0 तो होता है आपका 4000। नेक्स्ट है आपका 100 इंटू 36 प्लस 90 इंटू 6। ये आपको कितना देगा 3600। ये हो गया 90 इंटू 6 कितना होता है आपका 540। तो ये इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा 4120। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट 4120 आ रहा है। वो किस कॉम्बिनेशन पे आ रहा है? 36,6। तो आप ए टाइप की जो शर्ट है वो बनाएंगे 36 शर्ट्स, और जो बी टाइप की शर्ट्स हैं वो आप बनाएंगे 6 शर्ट्स टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं क्या? अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के बाद अब हमें जो नेक्स्ट मेथड पढ़ना है वो है हमारा कौन सा? सिंप्लेक्स मेथड। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंप्लेक्स मेथड ऑलरेडी क्योंकि हमने क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से कर लिया है, मैं उसी क्वेश्चन को आपके लिए कॉपी कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, ताकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हम इजीली कर पाएँ। मैं सेम क्वेश्चन को आपके लिए कॉपी कर देता हूँ। ओके, तो देखिए हमने सेम क्वेश्चन को क्या किया, यहाँ पे कॉपी कर लिया ताकि हम सेम क्वेश्चन को अब सिंप्लेक्स अप्रोच के तहत भी समझ पाएँ। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? ग्राफिकल अप्रोच से पढ़ा, अब हमें पढ़ना है सिंप्लेक्स अप्रोच से। क्वेश्चन वही है, मैन्युफैक्चरर है, उसे दो टाइप की शर्ट बनानी है। जो शर्ट ए है उसमें हमें 4 आवर्स मशीन वर्क चाहिए एंड 3 आवर्स किसका? मैन वर्क चाहिए। शर्ट बी में हमें 6 आवर्स मशीन वर्क के चाहिए एंड 2 आवर्स मैन वर्क के चाहिए। टोटल अवेलेबल मैन आवर्स हैं आपके 120, टोटल अवेलेबल मशीन आवर्स हैं आपके 180। शर्ट ए से हमें प्रॉफिट होता है 100 का एंड शर्ट बी से हमें प्रॉफिट होता है 90 का। तो हमें बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम सिंप्लेक्स अप्रोच में फिर से हम पहले अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था पहली शर्ट से, 90 का हो रहा था हमारा दूसरी शर्ट से, प्लस 90y। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद कंस्ट्रेंट हमारे पास है, क्या है? कंस्ट्रेंट। जो पहला कंस्ट्रेंट है हमारे पास वो है मशीन आवर्स का। मशीन आवर्स पहले को कितने चाहिए? 4। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना? 4x। दूसरी मशीन, दूसरी शर्ट को कितने मशीन आवर्स चाहिए? 6। ये सेम अभी हम पहले करके आए हैं, इसलिए हम इस जो पूरी प्रोसेस है उसे थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। टोटल मशीन आवर्स हमारे पास 120 हैं। इस इक्वेशन को ही सॉल्व करके हमने पूरी इक्वेशन क्या बनाई थी? 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल्स टू कितना? 60। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी? सेकंड इक्वेशन थी मैन आवर्स के ऊपर। तो 3 इसे चाहिए एंड 2 इसे चाहिए। तो 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू कितना था? ये था हमारा 180। नहीं सॉरी, ये था 120। ऊपर यहाँ पे 180 एंड 90 हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। एंड तीसरी जो हमारी कंडीशन थी वो क्या थी? एक्स एंड वाई ग्रेटर देन जीरो है। ये तो एक अजम्पशन होता है, इसे आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड में आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा किसे? स्लैक वेरिएबल को।
किसे समझना होगा हमें? स्लैक वेरिएबल को। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है 4x प्लस 6y, सॉरी हम ये वाली कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 90। इसका मतलब अगर हम इसमें कुछ और ऐड करें, 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू में अगर हम कुछ और ऐड करें तो पूरा 90 के इक्वल्स बन जाएगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर है हमारे पास 2 प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये कितना हो गया? 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये तो इक्वेशन एकदम सही है, जो 5 है वो 10 से कम होता है। अगर हम इसमें 5 प्लस 5 कर दें तो वो इक्वल्स टू 10 बन जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तहत समझाया। तो इसलिए अगर हम इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हो जाएंगी, दोनों एक्सप्रेशंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट सपोज हम ऐड कर लेते हैं किसे, पहली इक्वेशन में हम ऐड कर लेते हैं m को। किसे ऐड कर लेते हैं? m को। तो आपका कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3y प्लस m इज इक्वल्स टू 90। दूसरी इक्वेशन जो लेट सपोज हमारे पास है उसमें हम ऐड कर लेते हैं 3x प्लस 2y, उसमें हम ऐड कर लेते हैं n को, इज इक्वल्स टू 120। अब देखिए इससे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी चेंज होगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? z इज इक्वल्स टू 100x प्लस 90y। लेकिन ये तो ऑलरेडी इक्वल्स का साइन लगा है, तो अगर हम इसमें m और n को लाना भी चाहेंगे तो हमें वो जीरो के साथ लाना पड़ेगा। किसके साथ लाना पड़ेगा? जीरो के साथ लाना पड़ेगा, ताकि पूरी इक्वेशन में कोई चेंज ना आए। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें एक बनाना होगा टेबल। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना होगा? एक टेबल बनाना होगा। जो हमारी यहाँ पर टेबल बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका कॉस्ट वेरिएबल, नेक्स्ट आपका आएगा बेसिक वेरिएबल, इसकी लाइन थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? बेसिक वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास क्या आती है? सॉल्यूशन वैल्यू। देन वी हैव एक्स वाई एम एन, और उसके बाद क्या है हमारा? रेशियो। उसके बाद क्या है हमारा? रेशियो। ओके। अब हम ये एक एक करके इसको स्टेप वाइज समझते हैं एंड फिल करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन वैल्यू को हम भरेंगे। सॉल्यूशन वैल्यू आपकी क्या होगी? सॉल्यूशन वैल्यू आपकी होगी जो यहाँ पर आपके ये है ना 180 और 90, ये आपका यहाँ पे, हाँ सॉरी, 90 एंड 120, ये 180 नहीं होगा, 90 एंड 120 ये है आपकी क्या? सॉल्यूशन वैल्यू, 90 एंड 120। अब देखिए जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं उसे सही कर लेता हूँ। ओके। अब देखिए जब सॉल्यूशन वैल्यू 90 है तब x के साथ क्या है? जब सॉल्यूशन वैल्यू हमारी 90 है तब x के साथ 2 लगा हुआ है, तो यानी x के नीचे हम लिखेंगे 2। तब y के साथ क्या लगा हुआ है? 3, तो यानी हम y के साथ नीचे लिखेंगे 3। जब सॉल्यूशन वैल्यू 90 है तब m के साथ क्या लगा हुआ है? m के साथ कुछ नहीं है, यानी m के साथ क्या है? 1, क्योंकि 1 इंटू एम क्या होगा? m होगा, तो यानी आएगा 1। क्या इसमें n है? जब सॉल्यूशन वैल्यू 90 है तब क्या n है? नहीं है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 0। सिमिलरली अभी हमें यही प्रोसेस इसके लिए करनी है, किसके लिए? 120 के लिए। वो कैसे आएगी? अगर आपकी 120 जब सॉल्यूशन वैल्यू है तो x के साथ क्या लगा हुआ है? 3, y के साथ लगा हुआ है 2, m है ही नहीं पूरी इक्वेशन में, m है ही नहीं पूरी इक्वेशन में, तो m 0 हो गया, और n के साथ है 1, क्योंकि 1 इंटू एन क्या होगा? n, तो वह n के साथ आ गया 1। अब बेसिक वेरिएबल कौन से होते हैं? आपके x और y, जिनके ऊपर पूरी इक्वेशन लगी होती है, इन्हें हम कहते हैं क्या? बेसिक वेरिएबल। तो ये हो गया आपके x और y। कॉस्ट वेरिएबल क्या होते हैं? जो आपके एडिशनल वेरिएबल हमने ये ऐड किए हैं ना, इनका कोएफिशिएंट क्या है? किसमें? हमारे z में, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो ये है हमारा क्या? 0 0। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे डिफाइन करना है किसे? सबसे पहले हमें यहाँ पे डिफाइन करना है जेड जे को।
सबसे पहले हमें यहाँ पे डिफाइन करना है जेड जे को। तो जेड जे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जेड जे क्या होता है? जेड जे होता है हमारा कोएफिशिएंट इन केस ऑफ, कोएफिशिएंट इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारा एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स के साथ क्या लगा हुआ है? 100। वाई के साथ क्या लगा हुआ है? 90। और एम और एन के साथ तो 0 0 लगा हुआ है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे किसे? सीजे को। सीजे कैसे कैलकुलेट होता है? समेशन ऑफ कॉस्ट वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूशन वैल्यू। तो देखिए, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। 2 इंटू 0 कितना होता है? 0। प्लस 3 इंटू 0 कितना होता है? 0। यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। सिमिलरली 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा? 0। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा? 0। 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे किसे? जेड जे माइनस सी जे को। जेड जे माइनस सी जे को। 100 माइनस 0 होता है 100। 90 माइनस 0 होता है 90। 0 माइनस 0 होता है 0 और 0 माइनस 0 होता है 0। अब यहाँ पे जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है किसमें? जेड जे माइनस सी जे में। उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं की कॉलम। उसे हम क्या कहते हैं? हमारा की कॉलम। तो हम यहाँ पे की कॉलम को हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये वाला जो हमारा कॉलम है, ये हमारा क्या हो गया? की कॉलम। इसे हम क्या कहेंगे? की कॉलम। उसके बाद हम रेशियो को कैसे निकालते हैं? रेशियो को हम निकालते हैं सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय की कॉलम। तो देखिए, 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया हमारे पास? 45। 120 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 40। अब जो रेशियो हमारे पास मिनिमम होता है, रेशियो हमारे पास मिनिमम होता है, उसे हम कहते हैं की रो। उस रो को हम कहते हैं की रो। तो यहाँ पे रेशियो 40 का सबसे कम है, 40 का रेशियो कम है, तो ये हो गई आपकी की रो, ये हो गया आपका की कॉलम। जहां पे ये मिलते हैं उसे हम कहते हैं की एंट्री। उसे हम क्या कहते हैं? की एंट्री। और यही है आपका इस पूरे जो सिंप्लेक्स मेथड है उसका सार। क्योंकि इसको आगे जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर आप वो सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि वो तो हम जब रियल लाइफ में हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं ना, तो हम उसे एक्सेल में या फिर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर एग्जाम में आप इसे सॉल्व करने जाएंगे अपना मैन्युअली, तो आपके वो एटलीस्ट 30 से 40 मिनट्स ले लेगा। इसलिए आपके जो एग्जाम में आएगा, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, आपको वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के देगा और वो आपको कॉन्स्टेंट बना के दे देगा। आपसे वो ये कहेगा कि आप की कॉलम को निकालिए, की रो को निकालिए एंड की एंट्री को निकालिए। तो यही है आपके की कॉलम। की कॉलम क्या होता है? जिसका मैक्सिमम होता है जेड जे माइनस सी जे। की रो क्या होती है? जिसका रेशियो मिनिमम होता है। और की एंट्री क्या होती है? जहां पे की रो और की कॉलम आपस में इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं। द एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 8, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट all of you to please subscribe to our channel JIB CAIB Prep for all the upcoming content related to these examinations, and also join the Telegram group using this QR code. Now, let's start with the session. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग? जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स? नहीं। मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन? यस। हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाता है जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हमें या तो मिनिमाइज करना होता है या उसे मैक्सिमाइज करना होता है। और यही आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? Which of the following is a characteristic of a linear programming problem? A non लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन? नहीं, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक लीनियर होता है, जिसे लीनियर फंक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें आपकी पावर जो होती है वो मैक्सिमम 1 होती है। तो यानी x प्लस वाई है अगर, या फिर सिर्फ x है y है, इसमें किसी की पावर 2 नहीं है ना, या पावर 3 नहीं है, ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शंस। सो ओके। नॉन लीनियर कांस्टेंट? ये भी नहीं है। लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड लीनियर कांस्टेंट? यस, यही है आपका करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल द कंस्ट्रेंट आर टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज। जो हम कंस्ट्रेंट बनाते हैं वो क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं? नहीं। लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वालिटीज होते हैं? यस।
हम ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू वाले साइंस का यूज करते हैं, उसे हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन है एंड वो आपसे पूछ रहा है व्हाट डज द फीजिबल रीजन रिप्रेजेंट इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो आपका फीजिबल रीजन होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि फीजिबल रीजन होता क्या है। जब हम अपना ग्राफ बनाते हैं, एक हमारी लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, ये टूवर्ड्स ओरिजिन थी, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन थी, तो इसकी शेडिंग ये वाला पार्ट होता है। तो जो पार्ट आपका शेड होता है, कॉमन शेडिंग, जो आपकी कॉमन शेडिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। अब फिजिबल रीजन का मतलब क्या होता है, हमें वो समझना है। द एरिया वेयर ऑब्जेक्टिव फंक्शन रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, नहीं, वो तो मिनिमम वैल्यू पे भी हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू पे भी हो सकता है। द एरिया वेयर ऑल कंस्ट्रेंट आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपकी एक लाइन ऊपर जा रही है, एक लाइन नीचे आ रही है, उसकी शेडिंग ऊपर है, इसकी शेडिंग नीचे है, तो जिस एरिया में ये दोनों सेटिस्फाई होंगी, वहीं पे तो हमारे मैक्सिमम शेडिंग होगी, और उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज फाउंड एट। जो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो हम कहाँ पे देख सकते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉन्स्टेंट, नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट के अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं। द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, नहीं। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, यस, जो हमारा फिजिबल रीजन होता है उसके कॉर्नर पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं टू गेट आवर solution of linear programming problem. Let's move on to the next question. In simplex method, the basic variables are, basic variables क्या होते हैं simplex method में? The variables with non-zero values, नहीं। The decision variables, नहीं। The variables that appear in the solution, yes, इन्हें हम कहते हैं basic variable, जो हमारे solution part में दिखते हैं, यानी x और y। What is the purpose of introducing slack variables in linear programming? हम linear programming में जो slack variables का यूज करते हैं, वो क्यों करते हैं? टू रिप्रेजेंट सरप्लस इन अ कांस्टेंट, नहीं। टू कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज, यस। हम जब भी स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते थे, जैसे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 था, तो हम क्या करते थे, x प्लस वाई प्लस m इज इक्वल्स टू 2 कर देते थे। ये हम इनइक्वालिटी से इक्वल्स में बदल रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है आपका, ये हो रहा है यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स, तो आपकी इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में बदल रहा है। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास आ गया है सॉल्यूशन वाले पार्ट के, किस तरीके से आप ग्राफ में से सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट। पहला कॉन्स्टेंट है आपका x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8। दूसरा है 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6। फिर x, ये तो आपके एजम्पशंस होते हैं कि x एंड y आर ग्रेटर देन 0। अब आपको निकालना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसके लिए हमें यहाँ पे ग्राफ भी गिवन है। सबसे पहले हमें पॉइंट्स निकालने हैं इस वाली लाइन के। तो ये आपकी लाइन कौन सी है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, इफ x इज इक्वल्स टू 0, तो y कितना होगा, x की वैल्यू 0 हुई तो 2y इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 8/2, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर आपका y 0 है, तो अगर y 0 हो गया तो ये वाली पूरी एक्सप्रेशन आपकी 0 हो गई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं पहले। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अगर यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 है तो एक्सप्रेशन 0 बन गया, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 0 है तो आपके x की वैल्यू क्या बनेगी, अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू बनेगी 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6/2, यानी x की वैल्यू बनेगी 3। अब हम इन वैल्यूज़ का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यह है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने यहाँ पे, और ये तो आपका 0,0 होता है, ओरिजिन कहते हैं इसे। अब हम यहाँ पे अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहले हम इस वाली इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, ये वाली इक्वेशन को। तो इसमें अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 4। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू होगी 4। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको कहाँ मिल रहा है,
दूसरा पॉइंट है आपका, अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू होगी 8। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी 8। तो x की वैल्यू है 8। ये आपका पहले हम बता देते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसे हम रिप्रेजेंट करना भूल गए थे। अब हम इन लाइन को जोड़ देंगे, इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे थ्रू अ लाइन। अब देखिए, ये आपका क्या है, लेस देन और इक्वल टू 8, यानी इसकी शेडिंग कहाँ होगी, इसकी शेडिंग होगी टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसकी शेडिंग होगी टूवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, तो अब हम लेंगे एक और दूसरी इक्वेशन, ये वाली। ये इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। इसमें अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 6। और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू है 3। तो x की वैल्यू है 3। अब हम इसे भी जोड़ देंगे, इन पॉइंट्स को थ्रू अ लाइन, एंड इसकी शेडिंग भी किधर होगी, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमारा जो कॉमन एरिया बन गया, अब हम कॉमन एरिया को हाईलाइट कर देते हैं। ओके, पहले हमारा कॉमन एरिया ये है, यहाँ से शेडिंग हो रही है, फिर इस पॉइंट के बाद यहाँ तक शेडिंग हो रही है। तो ये वाला जो पार्ट है, जिसे मैं अब आपके आगे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपका बन गया कॉमन एरिया। अब इस कॉमन एरिया के हमें पॉइंट्स ढूंढने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट तो है हमारे पास ये वाला पॉइंट। ये कौन सा है, 4,0, सॉरी 0,4। तो आपका पहला पॉइंट है 0,4। दूसरा पॉइंट ये है, ये क्या है आपका, 3,0। एंड तीसरा पॉइंट है ये पॉइंट आपका कैसे निकलेगा, ये पॉइंट निकलेगा इंटरसेक्शन ऑफ दीज इक्वेशंस। तो ये इक्वेशंस आपकी कौन कौन सी हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये आपकी दो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल पाएंगे। तो इन्हें सॉल्व आप किस तरीके से करेंगे, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, हम क्या करते हैं इसमें, अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन का यूज़ करके, इक्वेशन नंबर 1 में, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो कितनी निकलेगी, 8 माइनस 2y। ये x की वैल्यू निकल गई। अब हम इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। 2 इंटू 8 कितना होता है, 16, माइनस 2 इंटू 2y कितना होगा, 4y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। इट इम्प्लाइज दैट, अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 16 माइनस 3y माइनस 4y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 6। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, -3y को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +3y, +6 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -6। तो 16 - 6 इज इक्वल्स टू 3y। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10/3। अब अगर आप y की वैल्यू 10/3 में यहाँ पे डाल देंगे तो ये कितने हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इंटू 10/3। तो ये कितना हो जाएगा, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 20/3, 8 - 20/3, यानी ये कितना हो जाएगा, 4/3। एक सेकेंड मैं इसे रीचेक कर लेता हूँ। 8 - 2/3, ओके, ये 4/3 ही आ रहा है। तो आपके पास तीसरा पॉइंट क्या आ गया, 4/3 कॉमा वाई की वैल्यू क्या थी आपके पास, 10/3। ओके, ये आपके पास तीन सॉल्यूशंस हो गए। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना था अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो वो क्या था, z इज इक्वल्स टू मैक्सिमाइज 3x प्लस 4y। तो z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। अब आप यहाँ पे अपने अपने पॉइंट्स को लिख लेंगे। पहला पॉइंट आपके पास क्या है, 0,4, 3,0, 0,4, 3,0। नेक्स्ट आपके पास क्या था, 4/3, 10/3, 4/3, 10/3। अब आप क्या करेंगे, इन्हें इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन में। ओके, तो x की जगह 3x में अगर आप 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस वाई की जगह 4 रखेंगे, 4 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। तो 0 + 16 कितना होता है, 16। फिर अगर आप इस पॉइंट को रखेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0, ये तो आपका इक्वेशन 0 बन गया, और ये कितना बन गया, 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 9।
अब आप इसे पुट करेंगे 3 × 4/3 प्लस 4 × 10/3, ये कितना होगा? 3 × 4 कितना होता है? 12, तो 12/3 ये बन गया, प्लस 4 × 10 कितना होता है? 40, तो 40/3 ये बन गया। 12/3 प्लस 40/3 कितना होगा? 52/3। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 17.33। तो आपका सबसे ज़्यादा आंसर किस में आ रहा है? 17.33 आ रहा है, मैक्सिमाइज यही हो रहा है। तो आपका फिजिबल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? 4/3, 10/3। यही है आपका क्या करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3y सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कॉन्स्टेंट x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये तो आपके एजम्पशंस होते हैं। एंड x इज लेस देन 3। इन वैल्यूज़ का यूज़ करके आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं। यहाँ पे अगर आपका इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। एंड इफ़ y इज इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे? इसे रिप्रेजेंट करेंगे किस पे? यहाँ पे अपने ग्राफ पे। पहले हम पॉइंट्स को बना लेते हैं। 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर x की वैल्यू 0 थी तो y 4 था। x की वैल्यू 0 है तो y 4 है, और y की वैल्यू 0 है तो x 4 है। अब आप इसे जोड़ देंगे आपस में। ये आपकी शेडिंग किस तरफ कर रहा है? टूवर्ड्स द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि ये लेस देन है। लेस देन में आपकी शेडिंग होती है टूवर्ड्स द ओरिजिन। नेक्स्ट है आपका एस एक्स इज लेस देन 3, यानी एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो वाई की कोई भी वैल्यू हो, आई रिपीट, वाई की कोई भी वैल्यू हो, एक्स आपका 3 ही बनेगा। तो ये आपकी लाइन क्या बनेगी? ये आप ये वाली लाइन बनेगी। क्यों? एक्स की कोई भी वैल्यू हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। वाई की सॉरी, वाई की कोई भी वैल्यू हमें फर्क नहीं पड़ता, एक्स की वैल्यू 3 ही रहने वाली है। और इसकी शेडिंग किधर होगी? इसकी शेडिंग भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी। टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब हमारा कॉमन एरिया कैसे निकलेगा? देखिए, यहाँ तक पहले शेडिंग हो रही है, उसके बाद यहाँ तक शेडिंग हो रही है। ये आपकी कॉमन एरिया की शेडिंग है, तो इसे हम हाईलाइट कर देते हैं येलो से। ये वाली हमारी शेडिंग कॉमन है। ये हमारी कॉमन शेडिंग है। अब इसमें हम पॉइंट्स ढूंढेंगे। पहला, सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा है? ये वाला है। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है? 0,4। दूसरा पॉइंट कौन सा है? जब एक्स की वैल्यू 3 है, यानी दूसरा पॉइंट है आपका 3,0। चौथा पॉइंट कौन सा है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो आपका इंटरसेक्शन किस तरीके से है? इंटरसेक्शन है आपका, एक है एक्स की वैल्यू 3, एक्स इज इक्वल्स टू 3, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अगर आप इस एक्स इज इक्वल्स टू 3 को इधर रखेंगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इससे वाई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 1। तो आपका जो तीसरा सॉल्यूशन है वो क्या है? 3,1। अब आप इसे सॉल्व करेंगे किस में रख के? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के। तो z इज इक्वल्स टू, z की वैल्यू क्या है? 4x प्लस 3y। 4x 4x प्लस 3y। आपके कौन कौन से डिफरेंट पॉइंट्स मिले हमें? 0,4, 3,0 और 3,1। 0,4, 3,0 और 3,1। अब आप इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में तो आपको आंसर मिलते जाएंगे। 4x प्लस 3y, एक्स की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। तो 4 × 0 प्लस 3 × 4। ये तो आपका एक्सप्रेशन 0 बन गया। 3 × 4 कितना होगा? 12। फिर 4 × 3 प्लस 3 × 0, ये एक्सप्रेशन आपका 0 बन गया। 4 × 3 कितना होता है? 12। 4 × 3 प्लस 3 × 1, 4 × 3 कितना होता है? 12। 3 × 1 कितना होता है? 3। तो 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15। हेंस जो 3,1 है, यही है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको मैक्सिमाइज करना है z इक्वल्स टू 4x प्लस 3y में इन कॉन्स्टेंट्स का यूज करके। एंड जो आपको क्या निकालना है लास्ट में? की एलिमेंट निकालना है। की एलिमेंट आप किस
मेथड्स को यूज़ करके निकाल पाते हैं? की एलिमेंट आप निकालते हैं बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं। तो x प्लस वाई, इसे हमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू 4 बनाना है। तो ये लेस देन और इक्वल टू है, इसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। लेट सपोज हम वो ऐड कर देते हैं इसमें a, उसके बाद इसमें भी हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 3y, इसे हमें इक्वल्स बनाना है किसके, 12 के। तो इसमें हम लेट सपोज ऐड कर देते हैं b को। अब जो हमारा सॉल्यूशन वेरिएबल बनेगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, वो क्या बनेगा, z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3y। वो तो ऑलरेडी इक्वल्स में है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0a प्लस 0b। क्यों, क्योंकि 0 इंटू ए क्या होगा 0, और 0 इंटू बी क्या होगा 0। तो 4x प्लस 3y प्लस 0, वो 4x प्लस 3y ही रहेगा। तो हमारी इक्वेशन चेंज नहीं हुई किसी भी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक बनाते हैं टेबल। क्या बनाते हैं हम, अपना एक टेबल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अपना सॉल्यूशन। उसके बाद हम अपने वेरिएबल्स लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन थे, एक्स, वाई, और हमने ऐड कौन कौन से किए, ए, बी। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स बी, और यहाँ पे हम लिखते हैं अपना सी बी। ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, मैं इसकी लाइंस को थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ओके, तो देखिए, एक्स सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, एक बार 4 है, एक बार 12 है। तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार 4 है, एक बार 12 है। जब सॉल्यूशन हमारा 4 है, तो एक्स का जो साथ में कोएफिशिएंट है वो कितना है, कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। 1 इंटू एक्स कितना होता है, एक्स ही होगा, इसलिए एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। तब वाई का कोएफिशिएंट क्या है, तब वाई का कोएफिशिएंट भी 1 है। ए का कोएफिशिएंट भी 1 है। लेकिन बी तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, यानी बी का कोएफिशिएंट क्या है, 0। 0 इंटू बी 0 होता है, तो उससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये आपका कितना बन जाएगा, 1 1 1 0। जब आपके सॉल्यूशन वैल्यू 12 है, तब आपका एक्स कितने हैं, एक्स के साथ है 2, वाई के साथ है 3। इस इक्वेशन में ए है नहीं है, यानी ए के साथ हो गया 0। 0 इंटू ए 0 हो जाएगा, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। उसके बाद बी के साथ क्या है, बी के साथ 1 है, क्योंकि 1 इंटू बी कितना होगा, बी। तो जब आपके सॉल्यूशन वेरिएबल्स ये हैं, तब आपके ये कोफिशिएंट्स हैं। अब एक्स बी में आप क्या लिखते हैं, एक्स बी में आप वो वेरिएबल्स लिखते हैं जो आपने स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए होते हैं। तो वो आपके कौन कौन से हैं, ए और बी। सी बी क्या होते हैं, सी बी आपकी होती है जो स्लैक वेरिएबल के कोएफिशिएंट हैं, जो स्लैक वेरिएबल के कोएफिशिएंट हैं इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनके वेरिएबल्स क्या हैं, 0 और 0। अब आपको सबसे पहले कैलकुलेट, यहाँ पे आपको क्या निकालना होता है, सबसे पहले जेड जे निकालना होता है। सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, जेड जे निकालना होता है। तो जेड जे, सॉरी सी जे निकालना होता है, आई एम सॉरी। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सी जे लिखना होता है। अब सी जे का मतलब क्या होता है, सी जे का मतलब होता है, पहले मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। सी जे का मतलब होता है आपके कोएफिशिएंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, वो है 4, और वाई का कितना है 3। तो 4 एंड 3, ए और बी के तो 0 0 ही हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 एंड 0। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे जेड जे को। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, जेड जे को। जेड जे किस तरीके से निकालते हैं हम, हमें वो सीखना है। ओके, तो जेड जे हम निकालते हैं, ये जो आपका सी बी है ना, सी बी, इस सी बी को आप मल्टीप्लाई करते हैं इन सभी से। इस सी बी को आप मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले कॉलम से। सी बी आप यहाँ से लेंगे, ये कॉलम आप यहाँ से लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। मैं पहला करके बता देता हूँ आपको, पहले वाले के लिए मैं यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ इस जगह। तो 0 इंटू 1 प्लस ये 0 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 इंटू 2,
0 × 2, तो ये कितना आ गया, ये तो 0 ही आ गया। उसके बाद क्योंकि ये वाला आपका कॉलम 0 है, आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहने वाला है, और उसको आप ऐड करेंगे वो भी 0 ही होने वाला है, यानी इन सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आप इसे समझ पाएँ अच्छे से। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं ZJ माइनस CJ। तो 0 - 4 कितना होता है, -4। 0 - 3 कितना होता है, -3। 0 - 0 तो 0 होता है, और 0 - 0 0 होता है। अब जो आपकी लार्जेस्ट नेगेटिव आइटम होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं की कॉलम, उसे हम क्या कहते हैं, की कॉलम। और इस तरीके से हमारा की कॉलम आ गया। अब हम यहाँ पे एक और अपना लाइन ड्रॉ करेंगे, और अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना रेशियो को। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेशियो को। एंड रेशियो हम किस तरीके से निकालते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम। तो देखिए सॉल्यूशन है आपका 4, की कॉलम है 1, तो यानी 4/1। 4/1 आपका कितना हो गया, 4। सॉल्यूशन है आपका 12, की कॉलम में वैल्यू है 2, तो यानी 12/2, ये कितना हो गया, 6। अब आप यहां से लेंगे क्या, मिनिमम रेशियो। यहां से आप क्या लेंगे, मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो 4 है, तो आप ये इस वाले रो को उठा लेंगे, और इसे आप क्या कहेंगे, की रो। इसे आप क्या कहेंगे, की रो। जहां पे आपका की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसे हम कहते हैं की एलिमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, की एलिमेंट। इसलिए जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था ना, व्हाट इज द की एलिमेंट, वो आपका क्या है, 1। यहाँ से हमने ये निकाल लिया, 1 हमारा क्या है, की एलिमेंट। एंड इसी के साथ आपका जो आज का सेशन है वो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा, एंड आपसे ये जो एमसीक्यूज हैं वो सभी के सभी बने होंगे। If yes, then please like the video, subscribe to our channel JIB CIB Prep for all the upcoming content related to these examinations. Also, drop your suggestions and your reviews in the comment section. Thank you so much everyone for attending this session.